अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम अपने जेंगो के कंप्लीट कोर्स के सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब ये टाइम है कि जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन तमाम को इम्प्लीमेंट करें। हम उन तमाम को इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? हम उन तमाम को इम्प्लीमेंट करेंगे आज के प्रोजेक्ट में। बेसिकली आज की वीडियो में हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम जेंगो के करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एम्प्लॉय का डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हैं और किस तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाता चलूं और उसके बाद हम आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नेम है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का डेटा इंटर करेंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा को सीन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डेटा की लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की ईमेल होगी, एम्प्लॉय का पासवर्ड होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इन रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर न्यू पेज डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होता है अपडेट रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर आप ईमेल वगैरह को भी या पासवर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर बैक टू होम का बटन है, जिसकी मदद से हम अपने होम पेज पर जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसका डेमो दिखाता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम में कह देता हूँ अली और इसका ईमेल रख देता हूँ ali123@gmail.com। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका पासवर्ड भी इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पासवर्ड में कह देता हूँ ali321। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अली का रिकॉर्ड भी इंटर हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो अली के रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अली का नेम अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अली का नेम रखना चाहता हूँ अली खान। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अब रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने होम पेज पर जाता हूँ। जैसे मैं अपने होम पेज पर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अली का नेम अब हो गया है अली खान। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर अली का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जेंगो का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो न्यू फोल्डर क्रिएट किया था वो हमने अपने पहले से ही VS कोड में ओपन किया हुआ है, जिस फोल्डर का नाम था जेंगो करंट। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर अपने इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर भी उस डायरेक्टरी को ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या कमांड रन करूँगा, मैं यहाँ पर कमांड रन करूँगा django-admin और इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ स्टार्ट प्रोजेक्ट और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जेंगो करंट। तो मैंने यहाँ पर सिंपल अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया है जेंगो करंट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर अपने इस फोल्डर के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक जेंगो करंट के नेम से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस जेंगो करंट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कमांड रन करेंगे python manage.py start app और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी ऐप का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐप का नेम देते हैं app1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक न्यू ऐप भी क्रिएट हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर इस फोल्डर को एक्सपेंड करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर app1 के नेम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली हमारी है जेंगो एप्लीकेशन। तो आइए इसी के साथ साथ हम अपने सर्वर को भी रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ python manage.py run server और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने सर्वर को रन करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सिंपल अपने ब्राउज़र के अंदर इसे रन कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है, हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे प्रोजेक्ट की settings.py फाइल है, इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमने ऐप क्रिएट की है उसे रजिस्टर करेंगे इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे app1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी बेस डायरेक्टरी है इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स के नेम से
और इस टेम्पलेट्स के नेम से हम यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। जो हमने टेम्पलेट्स के नेम से फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर हम एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं app1 के नेम से, और इस फोल्डर के अंदर हम बेसिकली 3 फाइल लेंगे। ये तीनों फाइल हमारी HTML होगी। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली फाइल होगी base.html, और सेकंड फाइल हमारे पास यहाँ पर होगी index.html या homepage.html, तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं index.html। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और फाइल लेंगे update.html। तो हम यहाँ पर बेसिकली अपडेट पेज भी बनाने वाले हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर इस नेम देंगे update.html। आई थिंक हमने यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप करना भूल गए थे। एक काम करते हैं, इसे वापस क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसे नेम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं update.html। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारी टेम्पलेट्स नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर हमने app1 फोल्डर के अंदर 3 HTML की फाइल क्रिएट कर चुके हैं। फर्स्ट होगी base.html जिसके अंदर हमारे पास बेस टेम्पलेट होगी, सेकंड होगी index.html जिसके अंदर हमारा होम पेज होगा, और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट होगी update.html जिसके अंदर हमारे पास एक अपडेट फॉर्म होगा ताकि हम उस फॉर्म के अंदर अपने डेटा को अपडेट कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, settings.py के अंदर सबसे पहले इस टेम्पलेट्स वाले फोल्डर को रजिस्टर करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट्स वाली जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर जो हमारे पास dirs के नेम से जो हमारे पास एक डिक्शनरी की है इसके अंदर हम बेसिकली इसके अंदर लिस्ट पास कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर है हमने सिंपल उसे यहाँ पर रजिस्टर करवा लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर base.html के अंदर सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट इंक्लूड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट इंक्लूड करने के लिए हम आ चुके हैं getbootstrap.com के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर इस जो भी हमने यहाँ पर कोड कॉपी किया है इसे हम अपने base.html के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट इंक्लूड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो base.html है इसके अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई भी एक h1 टैग के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर इसके अंदर कह देते हैं एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को नेम देते हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को नेम दे दिया है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं क्लास इक्वल्स टू अलर्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर अलर्ट के अंदर कह देते हैं अलर्ट डेज सक्सेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके अंदर एक हेडिंग इंक्लूड कर ली है अलर्ट और अलर्ट डेज सक्सेस। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे जो भी हम ब्लॉक टैग इंक्लूड करेंगे उसके अंदर होगा वो हर टेम्पलेट का अपना होगा। तो हम यहाँ पर ब्लॉक का नेम दे देते हैं कंटेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट इंक्लूड कर लिया है। अब हमारे पास जो भी ब्लॉक कंटेंट के अंदर होगा वो हर टेम्पलेट का अपना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर टेम्पलेट को एक्सटेंड्स करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सटेंड्स करवा लेते हैं। हम कह देते हैं app1 के अंदर जो हमारे पास base.html है आपने उससे एक्सटेंड हो जाना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एक्सटेंड्स app1/base.html। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो हमारा base.html में ब्लॉक कंटेंट है अब हम यहाँ पर सबसे पहले से करते हैं कॉपी और अपने index.html के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर index.html base.html से इनहेरिट हो चुकी है। ये सेम काम हम करेंगे update.html के अंदर। तो हमने यहाँ पर update.html के अंदर भी सेम कोड कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं index.html के अंदर h1 टैग लेते हैं। इसके अंदर हम कह देते हैं होम पेज, और होम पेज क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर update.html में आते हैं। update.html के अंदर हम यहाँ पर h1 टैग ले लेते हैं। इसके अंदर अब हम यहाँ पर कह देते हैं अपडेट पेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी है अपने इन दोनों पेजेस को ताकि हमें मालूम हो कि कौन सा पेज किसका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक व्यूज़ का फंक्शन क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी app1 के नेम से जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर views.py के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर व्यूज़ का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये व्यूज़ का फंक्शन किसके लिए होगा, ये व्यूज़ का फंक्शन हमारे होम पेज के लिए होगा। तो हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं होम, और इसके पैरामीटर में हम यहाँ पर पास कर देते हैं रिक्वेस्ट, और इसे रिटर्न करवा देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं रिटर्न रेंडर। अब हम यहाँ पर इसे रेंडर करवाएंगे। सबसे पहले तो इस पास कर देते हैं रिक्वेस्ट कोमा, और इसके बाद जो हमारी टेम्पलेट है हम उसे पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी टेम्पलेट है app1 फोल्डर के अंदर index.html। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है app1 फोल्डर के अंदर index.html। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका URL सेट कर लेते हैं। URL सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी जो प्रोजेक्ट वाली फाइल है इसके अंदर हम सिंपल urls.py फाइल के अंदर आएंगे, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल क्या टाइप करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम app1
से आपने इंपोर्ट कर लेना है व्यूज़ को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर F1 में से इंपोर्ट कर लिया है व्यूज़ को। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसका पाथ सेट कर देते हैं। पाथ के अंदर अब हम यहाँ पर इसके अंदर URL रखते हैं एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास index.html डिस्प्ले होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि आपने व्यूज़ डॉट, और इसके बाद अपने यहाँ पर व्यूज़ के बाद आपने यहाँ पर सिंपल हम अपने फंक्शन का नेम टाइप कर देते हैं। हमारे फंक्शन का नेम था होम, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है होम। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसे नेम दे देते हैं होम पेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका URL सेट कर लिया है। तो आइए सबसे पहले अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है होम पेज, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली होम जो भी हमारी टेम्पलेट थी वो डिस्प्ले हो रही है। home.html थी वो टेम्पलेट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो टॉप के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसे थोड़ी CSS अप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ मार्जिन और पैडिंग वगैरह अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, base.html के अंदर आएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर इसमें मार्जिन कर देते हैं y एक्सिस से 5 का। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर मार्जिन अप्लाई हो चुका है y एक्सिस से 5 का। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे पैक कर देते हैं डिव के अंदर, और इसे क्लास दे देते हैं कंटेनर। तो हम यहाँ पर डिव के अंदर क्लास दे देंगे कंटेनर। तो हमने यहाँ पर सिंपल कंटेनर क्लास के अंदर इसे पैक कर दिया है। हम यहाँ पर कंटेनर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हमारा कंटेंट है अब हम इसे कंटेनर के अंदर पैक करेंगे। अब हम सबसे पहले तो अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा जो भी कंटेंट था वो कंटेनर के अंदर पैक हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिस्प्ले हो रहा है अब हम इसे कर देते हैं सेंटर। तो सेंटर करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। आई थिंक इससे हमारा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा टेक्स्ट भी सेंटर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, बेसिकली हम चाहते हैं कि जो भी यूजर फॉर्म के अंदर डेटा इंटर करे वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। बेसिकली हम यहाँ पर करंट का सी का ऑपरेशन परफॉर्म करें। सी मतलब क्या होता है, क्रिएट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आएंगे models.py के अंदर, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पर इस क्लास को नेम दे देते हैं एम्प्लॉय, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे इनहेरिट करवाएंगे models.model से। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं models.model, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहली फील्ड क्या लेंगे, हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहली फील्ड लेंगे एम्प्लॉय का नेम, और उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं models.care फील्ड। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर केयर फील्ड है तो हमने यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर लिया है केयर फील्ड। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी मैक्स लेंथ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसकी मैक्स लेंथ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 25। आई थिंक 25 इज इनफ। और उसके बाद अब हम यहाँ पर नल इक्वल्स टू सेट कर देते हैं ट्रू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस मॉडल की सबसे पहली फील्ड ले ली है जो कि है हमारे पास नेम। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय का ईमेल भी ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह देते हैं ईमेल इक्वल्स टू, उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं मॉडल्स डॉट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर ईमेल फील्ड इंक्लूड कर लेते हैं और इसकी मैक्स लेंथ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसकी मैक्स लेंथ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ईमेल की थोड़ी लंबी ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 60। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसके अंदर नल इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और अपने मॉडल की फील्ड इंक्लूड कर लिया। अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड के नेम से भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पासवर्ड, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं models.care फील्ड। बेसिकली हम यहाँ पर पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर फील्ड इंक्लूड करना चाहते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कह देते हैं max_length। हम यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ रखते हैं फॉर एग्जांपल 12, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका नल इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने इस मॉडल को रजिस्टर करवाएंगे। मॉडल को किस तरह से रजिस्टर करवाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आ चुके हैं अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर, से कर लिया है क्लियर। अब हम यहाँ पर कुछ कमांड रन करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर माइग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया ये हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ माइग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो कमांड रन करेंगे पाइथन। आई थिंक मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब ठीक है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर माइग्रेशन सप्लाई हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर app1 फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर 0001_init.py एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय के नेम से एक मॉडल क्रिएट हो चुका है।
तो हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले तो F1 फोल्डर के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे 0001 फोल्डर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट हो चुका है जिसका नेम है एम्प्लॉय। इसकी कुछ फील्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी पहली फील्ड है आईडी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसकी प्राइमरी की है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और जैसे जैसे हम डेटा को एंट्री करेंगे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट फील्ड होगी नेम, फिर होगी ईमेल, फिर होगी पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर मॉडल क्रिएट करने के बाद एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, पाइथन manage.py migrate। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अब माइग्रेट भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पाइथन manage.py migrate। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। सुपर यूजर हम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसे कॉपी करें और इसके अंदर हम यहाँ पर /admin के अंदर जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आई थिंक सर्वर रन नहीं है, हमें सर्वर रन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सर्वर को रन करते हैं पाइथन manage.py run सर्वर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने सर्वर को रन करेंगे। तो जैसे सर्वर को रन किया अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर एक सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लॉगिन हो सके और वहाँ पर उन तमाम डेटाबेस को व्यू कर सके। तो सुपर यूजर क्रिएट किस तरीके से करते हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देख चुके हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो हम यहाँ पर सिंपल कमांड रन करेंगे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे यूजर नेम मांग रहा है। मैं यहाँ पर यूजर नेम इंटर कर देता हूँ हमजा और मैं इसका ईमेल सेट कर देता हूँ hamza@gmail.com और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड इंटर करूँगा। मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड रख देता हूँ हमजा123 और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड रखता हूँ हमजा123। तो इसके बाद ये मुझे क्या कह रहा है, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आपका जो पासवर्ड है, अगर आप यहाँ पर ऊपर पढ़े मैसेज तो हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवेयर। आप चाहते हैं कि आप इसे बाईपास करें, तो हम यहाँ पर कहते हैं हम इसे बाईपास करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल पासवर्ड रखा था, लेकिन ये हमें जस्ट सिक्योरिटी पर्पस पूछा कि क्या आप इसी पासवर्ड के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका पासवर्ड है बहुत वीक है, तो इस वजह से ये हमें मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था। तो इस तरह से हमारा एक सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना सर्वर रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पाइथन manage.py रन सर्वर। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा यहाँ पर सर्वर रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस पेज के अंदर लॉगिन होते हैं। तो हमारा यूजर क्या था, यूजर था हमारा हमजा और पासवर्ड था हमारा हमजा123। तो आइए सबसे पहले लॉगिन हो जाते हैं इसमें। तो जैसे ही इसके अंदर लॉगिन हुए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय के नेम से टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। हमें मालूम है कि हम यहाँ पर अपने टेबल को तो क्रिएट कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेप जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या है कि अब हमें यहाँ पर अपनी admin.py फाइल के अंदर इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। admin.py फाइल के अंदर हमें तो मालूम है, हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देख चुके हैं कि हमें admin.py फाइल के अंदर अपने मॉडल को रजिस्टर करवाना होता है और उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के मॉडल्स में से आपने इंपोर्ट कर लेना है एम्प्लॉय को। तो बेसिकली हमारे मॉडल का नेम था एम्प्लॉय, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं admin.site.register। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल अपने मॉडल को रजिस्टर कर लेते हैं। हमारे मॉडल का नेम है एम्प्लॉय, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि F1 के अंदर एक न्यू मॉडल क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय के नेम से। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे हमने यहाँ पर एड एम्प्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे एम्प्लॉय का नेम पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज अ डमी डेटा हम इसके अंदर कुछ नेम, ईमेल और पासवर्ड इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या, हमारा ईमेल है, हमारे पास यहाँ पर हमने ईमेल abc@gmail.com रखा है, नेम हमजा रखा है, पासवर्ड इसका रख देता हूँ हमजा123। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। काम करते हैं हम यहाँ पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 1 की जगह हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम ही डिस्प्ले करवा देते हैं। तो वो किस तरीके से कराते हैं उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बेसिकली हम यहाँ पर डेफ
str का एक हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं def_str। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे पास यहाँ पर सेल्फ डॉट जो भी हमारे एम्प्लॉय के नेम की फील्ड है, हम सिंपल वो इसे रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉय का नेम होगा वो रिटर्न कर देगा ये। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर बार बार इसे ओपन करके अपना तमाम रिकॉर्ड ना देखें। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे इसी पेज के ऊपर हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। वो किस तरीके से होता है, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर कहते हैं क्लास को नेम देते हैं एम्प्लॉय एडमिन, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे इनहेरिट करवा लेते हैं एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह देते हैं लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, और इसके अंदर हम यहाँ पर अपना तमाम डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है __all___। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम अपने एम्प्लॉय एडमिन को इसके अंदर पास कर देंगे। जहाँ पर हमने एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर टाइप किया, उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय एडमिन को पास कर देंगे। तो आइए सेव करते हैं। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है, हमें यहाँ पर लिस्ट के अंदर तमाम डेटा पास करना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं, अब हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर ही तमाम डेटा पास कर देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे नेम, उसके बाद हम लेंगे ईमेल, इसके लिए तमाम हमारे जो भी मॉडल है उसकी फील्ड है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं पासवर्ड। तो आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास हमारा डेटा इसी मेन पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस मॉडल को कन्वर्ट करेंगे अपने फॉर्म के अंदर। इसके लिए हम यहाँ पर मॉडल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा App1 के अंदर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे forms.py के नेम से। और इस फाइल के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम django.forms में से इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर मॉडल फॉर्म को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है मॉडल फॉर्म। आई थिंक हम यहाँ पर कैपिटल टाइप करना पड़ेगा, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मॉडल फॉर्म। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जेंगो के अंदर से, जेंगो के फॉर्म के अंदर से हमने इंपोर्ट कर लिया है मॉडल फॉर्म को। अब हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पर क्लास का नेम देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एम्प्लॉय फॉर्म, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके इनहेरिट करवा लेते हैं मॉडल फॉर्म से। और इसके अंदर अब हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी फील्ड रखनी है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम तमाम फील्ड रखें, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फील्ड्स। आई थिंक हम यहाँ पर फील्ड्स टाइप करने से पहले हमें यहाँ पर क्लास मेटा लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं क्लास मेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एक मेटा क्लास क्रिएट कर ली है। अब इस क्लास के अंदर हमें तमाम पैरामीटर नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सेट कर देते हैं फील्ड्स। अब हम यहाँ पे इसके अंदर फील्ड्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर रख देते हैं __all। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तमाम फील्ड क्रिएट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर index.html है इसके अंदर इसे डिस्प्ले करवाना है। इसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा व्यूज़ के अंदर जो होम पेज है इसके अंदर अपने फॉर्म को इंक्लूड कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम फॉर्म्स में से आपने इंपोर्ट कर लेना है एम्प्लॉय फॉर्म को। और इसके बाद अब हम यहाँ पर हमारे इस व्यू के अंदर सबसे पहले तो इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं फॉर्म इक्वल्स टू एम्प्लॉय फॉर्म। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फॉर्म इक्वल्स टू एम्प्लॉय फॉर्म। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय फॉर्म का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेरिएबल को एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, बेसिकली हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक डिक्शनरी पास करते हैं जिसकी वैल्यू होगी फॉर्म और इसकी वैल्यू भी होगी फॉर्म। बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमने सिंपल टाइप कर दिया कि जो हमारे कॉन्टेक्स्ट की होगी वो होगी फॉर्म, इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी फॉर्म होगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को पास कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने index.html में इसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसे डिस्प्ले करवाएंगे हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले तो 2 कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं form.age_p। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड जैसे ही हमें यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हमारे कंसोल में बेसिकली एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फ्रॉम फॉर्म्स इंपोर्ट फॉर्म्स नो मॉड्यूल नेम फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर इसे फोल्डर को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझ नहीं पा रहा कि फॉर्म से क्या है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी। हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पर App1 के अंदर से इसे इंक्लूड करें, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के फॉर्म में से अपने इंपोर्ट कर लेना है एम्प्लॉय फॉर्म को। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर एक और एरर थ्रो करा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मॉडल फॉर्म है नो मॉडल क्लास स्पेसिफाइड।
इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमने यहाँ पर बेसिकली जो हमारी क्लासमेट है इसके अंदर हमें यहाँ पर मॉडल को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ये चीज़ भूल गए थे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं मॉडल इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो अपने मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के मॉडल्स में से आपने सिंपल इंपोर्ट कर लेना है एम्प्लॉय को, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके मॉडल में सेट कर देते हैं एम्प्लॉय। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने इस फॉर्म को कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो आइए सबसे पहले अपने फॉर्म को स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्म को स्टाइलिंग देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय फॉर्म के नेम से जो हमने यहाँ पर forms.py के अंदर क्लास क्रिएट की हुई है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं विजिट इक्वल्स टू, और विजिट के अंदर हम बेसिकली डिक्शनरी लेंगे। डिक्शनरी के अंदर बेसिकली जो हमारे पास इसकी की होगी वो हमारे पास यहाँ पर जो मॉडल्स की वैल्यू होगी या मॉडल के जो वेरिएबल होंगे या जो फील्ड होगी उसका नेम होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पर मॉडल्स का सबसे पहले तो नेम को कॉपी किया है, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू के अंदर सिंपल टाइप कर देंगे फॉर्म्स। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फॉर्म्स। इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आई थिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम डिजेंगो में से आपने इंपोर्ट कर लेना है फॉर्म्स को। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फॉर्म्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जेंगो में से फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर सिंपल क्या टाइप करेंगे, नेम के अंदर फॉर्म्स डॉट, अब हम यहाँ पर इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली सेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर आई थिंक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट होता है। सॉरी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट इंक्लूड करना था, मैं इनपुट फील्ड कह रहा हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली एक एट्रीब्यूट के नाम से एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली इसके अंदर डिक्शनरी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इसके अंदर क्लास सेट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो इसकी की है वो है क्लास। अब इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, बेसिकली अब हमारे पास जो हमारे बूट स्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स के नेम से जो हमारे पास एक क्लासेस होती है हम इसके अंदर वो इंक्लूड करेंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं बूट स्ट्रैप के कुछ फॉर्म्स को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं फॉर्म्स। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं बूट स्ट्रैप के फॉर्म। अब हम यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्या कर चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है वो किस तरह की डिस्प्ले हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी क्लास क्या है, फॉर्म कंट्रोल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी क्लास को कर लेते हैं कॉपी, और इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं और अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर फॉर्म क्लास इसके अंदर अप्लाई हुई है। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म की क्लास अप्लाई नहीं हुई है। तो आई थिंक हमें यहाँ पर विजिट्स इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया था विजिट, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर शायद फॉर्म की क्लास इंक्लूड नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्म की क्लास इंक्लूड हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये तमाम काम हम करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर बाकी रिमेनिंग फील्ड है उनके ऊपर भी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कोमा का इंक्लूड कर लेते हैं, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके अंदर भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसका नेम क्या, हमारे पास यहाँ पर इसका नेम था ईमेल। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे ईमेल, और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके अंदर क्या टाइप करेंगे, फॉर्म्स डॉट आई थिंक पासवर्ड इनपुट। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होती है पासवर्ड इनपुट। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर वो क्लास सेलेक्ट कर लिए। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं सेव, और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे इस पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड की क्लास इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी कि जो हमारे पास यहाँ पर हमारे जो फॉर्म की जो पासवर्ड के नेम से जो फील्ड थी हमने वो इंक्लूड करना इसमें भूल गए थे। तो फ्रेंड्स इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर क्लास अप्लाई नहीं हो रही थी। तो अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर की है उसकी वैल्यू कर दी है पासवर्ड, और इसी तरीके से इसके ऊपर हमने फॉर्म की क्लास अप्लाई कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड की क्लास भी अप्लाई हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ वो इन फॉर्म ऑफ पासवर्ड हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके अंदर ईमेल इंक्लूड करें तो हमारे पास यहाँ पर हम ईमेल के अंदर भी डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेम के अंदर भी डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इस फॉर्म को थोड़ा सेट कर लेते हैं। फॉर्म को सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने इस फॉर्म को पैक कर देते हैं डिव के अंदर। अब हम यहाँ पर कह देते हैं डिव डॉट कंटेनर। हमने यहाँ पर एक डिव ली है जिसे क्लास दे दी है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो हम अपने इस फॉर्म को करेंगे पैक। तो आइए सबसे पहले अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर हमारा फॉर्म थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी कम हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा विड्थ हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर डिव के अंदर क्लास ले लेते हैं रो,
और इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर रो और कॉलम की सेटिंग करेंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं क्लास के अंदर रो, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर देते हैं कट और नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे पैक कर देते हैं क्लास। और क्लास के अंदर div ले लेते हैं हम यहाँ पर। div के अंदर सबसे पहले हम इसकी क्लास सेट कर देते हैं div डॉट कॉलम। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसकी क्लास सेट कर दी है कॉलन, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे भी कॉलन के अंदर पैक कर लेते हैं। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलन ले लेते हैं इसके अंदर 8 का, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर ऑफसेट इंक्लूड कर देते हैं 2 का। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा फॉर्म बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर एक बटन ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह देते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर हमारे पास यहाँ पर इसकी टाइप क्या होगी, हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर दिया है इनपुट, और इसके बाद इसकी टाइप होगी सबमिट, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू होगी सबमिट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बटन भी इंक्लूड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी क्लास में इंक्लूड कर देते हैं। क्लास होगी हमारे पास यहाँ पर btn डैश प्राइमरी, हम यहाँ पर इसकी क्लास में इंक्लूड कर देते हैं btn, और इसी तरीके से btn प्राइमरी कर दिया हमने। सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर बटन भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर होम पेज डिस्प्ले हो रहा है इस तरह, इसकी जगह हम यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले करवाते हैं एम्प्लॉय फॉर्म। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसके अंदर ही h1 टैग इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ पर जो होम पेज है इसकी जगह डिस्प्ले करवा देते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास इक्वल्स टू अलर्ट डैश प्राइमरी, या सक्सेस के अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर भी अप्लाई कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो इसे कर देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर, और अब हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी सेंटर कर देते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ और कलर हम इसके अंदर अप्लाई करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, बूटस्ट्रैप के कलर वाली क्लासेस के अंदर जाएंगे, इसके अंदर से हम कोई भी एक कलर पिक करेंगे। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर अलर्ट की जगह हम यहाँ पर वार्निंग का टेक्स्ट डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वार्निंग। अब हम यहाँ पर अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो कुछ अच्छा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसको भी एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे रख लेते हैं डिव के अंदर, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे फॉर्म वाली डिव के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब जो भी हम यहाँ पर डेटा इंटर करें हम चाहते हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मेथड सेट कर देते हैं। मेथड अब हम यहाँ पर इसका करेंगे पोस्ट। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक काम करते हैं HTML वाली एक्सटेंशन इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं मेथड हमारे पास हो पोस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका मेथड पोस्ट कर दिया है। और बेसिकली हम यहाँ पर इसके अंदर एक्शन कुछ भी डिफाइन नहीं करने वाले, तो इस वजह से हम यहाँ पर इस एक्शन को कर देते हैं कैंसिल। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू के अंदर अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पर इसके अंदर इसकी कंडीशन लगा रहे हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं इफ रिक्वेस्ट, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू हो जाता है अगर पोस्ट के। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फॉर्म का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे कर लेते हैं कॉपी, और नीचे से कर देंगे पेस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में सिंपल टाइप कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसके बाद हमारे पास जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे इस फॉर्म नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल अपने फॉर्म को सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर्म डॉट सेव। इस तरीके से हमारे पास हमारा फॉर्म भी सेव हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर डेटा इंटर करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर डेटा इंटर कर देते हैं अली का। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं ali@gmail.com, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका पासवर्ड रख लेते हैं ali12। हमने यहाँ पर आई थिंक स्पेलिंग गलत टाइप कर दी है, ali12। तो आइए सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये एक भयंकर सा एरर डिस्प्ले कर रहा है, CSRF टोकन आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्म के अंदर CSRF टोकन भी इंक्लूड करना होता है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करेंगे रिफ्रेश।
आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेक कर देते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इसके अंदर अली का डेटा इंक्लूड करते हैं। नेम होगा अली, इसके बाद यहाँ पर इसकी ईमेल होगी ali@gmail.com और इसके बाद यहाँ पर इसका होगा ali123। तो आइए सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट किया तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, WSGL रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट पोस्ट। तो हमें यहाँ पर पोस्ट के अंदर बेसिकली क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पोस्ट की स्पेलिंग हमने गलत टाइप कर दी, हम यहाँ पर सिंपल कैपिटल में टाइप करेंगे। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस अली का डेटा एंटर करते हैं ali@gmail.com। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं ali123, अब सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर अली का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर जेंगो के करंट ऑपरेशन के अंदर सी का जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर लिया। बेसिकली हमने यहाँ पर क्रिएट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और डेटा एंटर कर देते हैं। हम यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं अहमद का और इसके बाद यहाँ पर हम अहमद की ईमेल रख लेते हैं ahmad@gmail.com और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसका पासवर्ड रख लेते हैं ahmad123। तो आइए सबसे पहले सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पर अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर अहमद का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जेंगो का करंट ऑपरेशन के अंदर क्रिएट का जो हमारा ऑपरेशन था वो पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे रीड का ऑपरेशन कि किस तरीके से हम अपने इस डेटाबेस के डेटा को रीड करवा सकते हैं और अपनी टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स रीड का ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा मॉडल्स है उसे अपने views.py के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के मॉडल्स में से आपने इंपोर्ट कर लेना है एम्प्लॉय वाले मॉडल को। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्यूरी रन करनी होगी। क्यूरी क्या होगी कि हमारे पास जो भी हमारे मॉडल के अंदर डेटा होगा वो चाहते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें और फिर उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट अपने HTML टेम्पलेट को पास करें। तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो इफ की रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट था उसके अंदर हम बेसिकली जो होम पेज है इसी फंक्शन के अंदर इसे इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर एल्स वाला पार्ट होगा। आई थिंक हम यहाँ पर अगर एल्स वाला पार्ट भी इंक्लूड ना करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास बग आ रहा है। बग क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जब भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो हमारे इनपुट में डेटा रह जा रहा है। तो उस एरर को किस तरीके से सोल्व करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्म सेव है उसके बाद हम यहाँ पर जो फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था या वेरिएबल क्रिएट किया था उसे कॉपी करेंगे और नीचे वापस पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बग भी सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर जो भी हमारे फॉर्म का डेटा है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे मॉडल का नेम है हम यहाँ पर कह देते हैं एम्प्लॉय, हमारे पास बेसिकली मॉडल का नेम है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। बेसिकली ये हमारे पास क्यूरी है। ये क्यूरी क्या करेगी कि जो भी हमारे पास जो हमारे इस डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा होगा वो हमें डेटा गैदर करके हमारे इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर दे देगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है हम इसे सिंपल अपने इस कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास डेटा है और इसकी वैल्यू क्या है, डेटा। तो इस तरीके से हमारे पास की भी डेटा है, वैल्यू भी डेटा है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ये वैल्यू पास हो जाएगी हमारे इस डेटा नाम के वेरिएबल को। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर index.html के अंदर से डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले किस तरह करवाएंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम इसे भी कंटेनर के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कमेंट आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर्म्स और इसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे कह देते हैं डिस्प्ले डेटा, ताकि आपको जब मैं कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको कोई भी एरर ना आए। तो इसे ऐसा हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिस्प्ले डेटा। और इसके अंदर बेसिकली आपको तो मालूम है कि जब भी हम अपने फॉर्म से डेटा को गेट करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे फॉर, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन डेटा। डेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा के जो नेम से की थी वो है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्ले करवा लेते हैं आई डॉट नेम
और इसी तरीके से एक काम करते हैं, सिर्फ नेम डिस्प्ले करवा के इसे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। तो जैसे ये पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है हमजा, अली, अहमद। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेम के अंदर भी हमजा है, फिर अली है, फिर अहमद है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने इस डेटा को, कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले करवाने या अट्रैक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक ब्यूटी शेप का टेबल इंक्लूड करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर डेटा टेबल की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्यूटी शेप का एक टेबल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल ब्यूटी शेप पे टेबल वाले पोर्शन के अंदर जाएंगे। उसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर एक प्रीटी सा या अच्छा सा टेबल इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे जाते हैं। हम आई थिंक ये वाला टेबल ठीक रहेगा। हमें बेसिकली इसका हाफ टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले से कॉपी करेंगे। उसके बाद हम इसे अपने मर्जी से सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लिया है कॉपी, और यहाँ पर नीचे से करेंगे पेस्ट। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लेते हैं कमेंट आउट और नीचे से कर देंगे पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर इस कोड को भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर मार्क, लास्ट नेम के अंदर डेटा डिस्प्ले, अब हम यहाँ पर अपना डेटा डिस्प्ले कराएंगे। किस तरह से कराएंगे वो तो मैंने आपको दिखा दिया। हमें यहाँ पर बेसिकली फॉर लूप का यूज़ करना होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम इतना सारा डेटा नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली जो रिमेनिंग कोड है, अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं कैंसिल, और अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अभी हमें यहाँ पर आई थिंक थोड़ा और डेटा को डिलीट करना होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो हमारा रिमेनिंग कोड है इसे भी कर देते हैं कैंसिल। अब हम इसे करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर टेबल कुछ इस तरह का डिस्प्ले है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा टेबल की रोज है उसे कर देते हैं कैंसिल। बेसिकली हम यहाँ पर लूप की फॉर्म के अंदर से आइटरेट करवाएंगे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है कैंसिल। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक रो रखी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। अब हम यहाँ पर कह देते हैं, जो हमने यहाँ पर ऊपर लूप यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं कट और नीचे से करेंगे पेस्ट। बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर लूप चलाना है, जो क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें लेकर आई वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर यहाँ पर करेंगे कट और नीचे से करेंगे पेस्ट, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारा ये वाला लूप चलेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस लूप के अंदर क्या काम करवाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर टीडी के अंदर जो हमारे पास मार्क डिस्प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसकी जगह हमारे पास डिस्प्ले हो आई डॉट नेम। जो हमारे पास यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो रहा है ना, बेसिकली हम यहाँ पर इसके अंदर 1 ना डिस्प्ले करवा के जो इसकी प्राइमरी की है हम वो डिस्प्ले करवाएंगे। क्योंकि आपको तो मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर प्राइमरी की ऑटो जनरेटेड होती है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे आई डॉट आई डी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर आई डॉट ईमेल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं आई डॉट ईमेल, और इसके बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं आई डॉट पासवर्ड। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे आई डॉट पासवर्ड। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने से पहले जो हमारे पास आई डॉट नेम था उसे कर दिया है कैंसिल, और अब हम यहाँ पर बेसिकली अपने इस कोड को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक टेबल है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर टेबल का हेड है। टेबल के हेड में सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है, हैश की जगह हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं SNO, जिसके लिए सीरियल नंबर है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेम हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेम होने के बाद हमारे पास यहाँ पर होगा ईमेल। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ईमेल, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ईमेल के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ईमेल के बाद पासवर्ड होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर नेम होगा, सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या किया, एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप क्या करेगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम चलेगा तो फर्स्ट एंट्री लेगा। फर्स्ट एंट्री लेगा तो हमारे पास यहाँ पर जो टेबल की रो है उसके अंदर हमने क्या किया, टेबल के फर्स्ट डेटा के अंदर इंटर किया है आई का नेम, फिर सेकंड कॉलम के अंदर इंटर किया है आई का ईमेल, फिर आई का पासवर्ड। तो ये सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नेम डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल डिस्प्ले हो रहा है, पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जेंगो के अंदर रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया है हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक और टेबल का जो रो है वो टेबल का कॉलम इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली 2 यहाँ पर बटन रखेंगे, एक होगा अपडेट का, एक होगा डिलीट का। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और इसके अंदर टेबल हेड इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले से कर लिया है कॉपी, नीचे एक और टेबल हेड इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली सेट करेंगे एक्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एक्शन।
और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक और टेबल डेटा लेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली 2 बटन यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है TD, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर अभी टाइप कर देते हैं बटन। तो ये सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नेम डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल, पासवर्ड, एक्शन। अब हम यहाँ पर एक्शन के अंदर बेसिकली 2 बटन यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर बटन ना यूज़ करके सिंपल 2 आइकन का यूज़ करेंगे। आइकन का यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर इसके अंदर काम करते हैं, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं टॉप पर से। तो हम टॉप पर से मार्जिन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल को कर देंगे मार्जिन Y से आप कर दें 5 की। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर 5 की मार्जिन अप्लाई हो चुकी है। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हम ऊपर BR टैग भी यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2-3 BR टैग यूज़ कर लेते हैं। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटर वैसे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर क्या देते हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉय डेटा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। जो हम यहाँ पर ऊपर H1 टैग यूज़ किया इसे कॉपी करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा H1 टैग इसे कर लिया है कॉपी, और नीचे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देते हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टेबल या कुछ इस तरह से मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। हम यहाँ पर क्या देते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या देते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जिंगो के अंदर लीड का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर बटन इंक्लूड करते हैं। तो आइए बटन वाले आइकन इंक्लूड करने के लिए हम आ चुके हैं अपनी फ़ॉन्ट ऑसम वेबसाइट के अंदर। और अब हम बेसिकली यहाँ पर 2 आइकन लेने वाले हैं। एक जो हमारा आइकन होगा वो होगा डिलीट बटन के लिए, और सेकंड आइकन होगा एडिट बटन के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एडिट बटन का आइकन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल सर्च में टाइप कर दिया है एडिट। तो आइए अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ आइकन फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट आइकन शो हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक आइकन को पिक कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये वाले आइकन को सेट कर लेते हैं। तो आई थिंक ये वाला आइकन ठीक रहेगा हमारे लिए। तो इस आइकन को लेने के लिए सबसे पहले तो इसने हमें एक कोड प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कोड लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इस कोड को कॉपी कर लिया है। कोड को कॉपी करने के बाद अब जो हमारे पास यहाँ पर टेबल डेटा वाला डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर हमने सिंपल बटन टाइप किया था, अब इसके अंदर हम सिंपल इस आइकन को कर देते हैं पेस्ट। और इसी के साथ साथ एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप यहाँ पर इस आइकन को यूज़ करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट होगी इसके अंदर जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कि आप एक स्क्रिप्ट ऐड करें जिसकी मदद से आप यहाँ पर इस आइकन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली वो जो स्क्रिप्ट थी वो पहले से ही मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। अगर आप यहाँ पर base.html में देखें तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट एक यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सोर्स के अंदर एक प्रॉपर इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ये मैंने जब फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन की थी, जब उसी टाइम के ऊपर मैंने यहाँ पर इस लिंक को कर लिया था कॉपी। तो मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम लिंक, तो ताकि जब मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको यहाँ पर कोड को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए थोड़ा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम के एक लिंक भी इंक्लूड कर लिया है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो मेरी index.html है उसके अंदर मैंने एक लिंक टैग भी इंक्लूड कर लिया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आइकन का टैग इंक्लूड किया, इसके साथ मैं यहाँ पर एंकर टैग इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल एंकर टैग इंक्लूड करता हूँ। इसके href के अंदर मैं बेसिकली URL सेट करूँगा और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कट और नीचे इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक हमारा आइकन इंक्लूड हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर URL में सिंपल हैश टाइप हुआ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिंपल जो मेरा आइकन था उसके अंदर मैंने सिंपल जो भी इसका URL था उसके अंदर हैश इंक्लूड किया हुआ था। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर डिलीट का आइकन चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ डिलीट। तो मैं यहाँ पर डिलीट का आइकन एक ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है डिलीट का आइकन। तो इनमें से मैं कोई भी एक आइकन को पिक कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ये वाला आइकन ले लेता हूँ। आई थिंक ये वाला आइकन ठीक रहेगा। सबसे पहले इसे करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने इस टेम्पलेट के अंदर इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड करने से पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग लूँगा। बेसिकली मैं इस आइकन को रखूँगा फॉर्म टैग के अंदर। इसके अंदर बेसिकली एक बटन लेने वाला हूँ जिसकी टाइप होगी सबमिट। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ बटन और इसकी टाइप क्या होगी सबमिट।
और इस तरीके से मैं यहाँ पर इस बटन वाले टैग के अंदर इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। आई थिंक हमें यहाँ पर हैश हटाना होगा। अब ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये डिलीट वाला जो आइकन था वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है और एडिट वाला आइकन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हम यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर क्लास में कह देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर यही बूटस्ट्रैप की क्लास थी, डिस्प्ले इनलाइन। तो आइए से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन नहीं था, हमारे पास यहाँ पर डी इनलाइन था। तो हमारे पास यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की क्लास है डी इनलाइन। तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन की इन्होंने शॉर्ट फॉर्म इंक्लूड की हुई है डी इनलाइन। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर लिया है डी इनलाइन। तो ये सबसे पहले इसे करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर दोनों आइकन सेम लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एडिट का कोई और आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसमें से कोई और आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं डिलीट का ही, ताकि हमारे पास यहाँ पर सेम आइकन हो। तो सबसे पहले इसे कर लिया है कॉपी और यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये आइकन थोड़ा बेटर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे 2 आइकन्स इंक्लूड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जेंगो में रीड का ऑपरेशन हो चुका है कंप्लीट। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 बटन्स भी इंक्लूड कर लिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर यू को देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे डी को। बेसिकली हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जेंगो के अंदर अपने डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। तो आइए डिलीट का ऑपरेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिलीट का बेसिकली हमें यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक व्यू के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, वो बेसिकली हमारे पास जब ट्रिगर होगा, जब हमारे पास ये डिलीट वाले आइकन के ऊपर क्लिक होगा, जब वो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ट्रिगर होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं डिलीट व्यू। हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो URL सेट करना पड़ेगा इसका, और URL के अंदर हम यहाँ पर अपने URL को नेम देंगे। और इसी तरीके से आपको तो मालूम है कि हमने जो हमारा डिलीट वाला जो भी बटन है वो हमने फॉर्म के अंदर इंक्लूड किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फॉर्म का मेथड हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर फॉर्म के मेथड इंक्लूड कर देते हैं पोस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर आई का बेसिकली आई फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्या है आई, ये हमारे पास बेसिकली आई क्या है 1 आई क्या है 2 आई क्या है 3। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 ये जो है बेसिकली अब मुझे यहाँ पर ये मुझे भेजना है अपने व्यू के पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली क्या है प्राइमरी की। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइमरी की को टारगेट करेंगे और वो हम अपने व्यू को पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने व्यू के अंदर उस एंट्री को डेटाबेस से डिलीट करवाएंगे। किस तरीके से हो गए तमाम काम, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर urls.py के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले तो URL क्रिएट कर लेते हैं। URL क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक डेफ क्रिएट कर लेते हैं डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। हमने यहाँ पर सिंपल डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड का एक मेथड क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले इसके पैरामीटर में पास कर देते हैं रिक्वेस्ट, और इसी तरीके से यहाँ पर ये आईडी भी लेगा, लेकिन आईडी हम इसके अंदर बाद में पास करेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, urls.py के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका पाथ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसके पाथ में कह देते हैं, हम कहते हैं पाथ ही को, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी URL सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं डिलीट स्लैश, और ये बेसिकली एक इंट के अंदर एक आईडी लेगा, और आईडी के बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमने इसके अंदर व्यू का फंक्शन को अटैच करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं व्यूज इक्वल व्यूज डॉट। तो फ्रेंड इसके बाद हमने डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के नाम से एक व्यू का फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको नेम देते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं डिलीट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर डिलीट मेथड का एक URL सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर एक्शन होगा उसके अंदर आपको तो पता है कि हमें यहाँ पर URL बताना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आप कहते हैं i.id। हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो URL के अंदर ID होगी हम वो पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर URL का नेम बताएंगे। हमारे URL का नेम क्या है, डिलीट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिलीट। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसे कर देते हैं कट, और यहाँ पर हम बेसिकली i.id को टाइप कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, URL का नेम होगा, फिर इसके अंदर हम बेसिकली ID पास करें। जब हम यहाँ पर ID पास करें तो ये कहाँ जाएगी, सबसे पहले जाएगी हमारे पास URLs के पास। तो हमारे पास यहाँ पर URL के अंदर जब ये ID पास होगी तो हमारे पास यहाँ पर व्यूज के मेथड में कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि इस आईडी को गेट कर सके। तो किस तरीके से आईडी को गेट करेगा,
उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम यहाँ पर इसे कह देते हैं कोमा आईडी। तो ये आईडी वेरिएबल क्या करेगा कि जो भी हमारे पास आईडी के अंदर वैल्यू आएगी वो अपने अंदर स्टोर करेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं आईडी को और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास हमारे इस व्यू के अंदर आईडी आ रही है। उससे पहले हम यहाँ पर अपने सर्वर को कर लेते हैं क्लोज और क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने सर्वर को करेंगे रन। तो जैसे सर्वर को रन किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर अब ये एक एरर थ्रो कर रहा है। एरर में क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये आई थिंक हमारे पास यहाँ पर आईडी का इशू दे रहा है। हमारे पास यहाँ पर 1 इज नॉट फाउंड। लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एरर आ रहा है लाइन नंबर 26 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर आईडी को डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं करवा सकते। तो अब बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर करना क्या है। हमने यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर एक क्यूरी रन करनी है, उसके अंदर हमें यहाँ पर इस आईडी से उसे मैच करना है। किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैच होगा, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं a = और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर मॉडल आ रहा है हम यहाँ पर कह देते हैं employee.objects.get। हमें यहाँ पर सबसे पहले गेट करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो आईडी की फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई भी हम एम्प्लॉय को गेट कर रहे हैं, अगर वो इसकी प्राइमरी की हमारे इस आईडी से मैच हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर वो रिकॉर्ड ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ए के अंदर स्टोर होने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल ए को कर लेते हैं डिलीट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ए हो जाएगा डिलीट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमारा रिटर्न हमारे पास यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। हम यहाँ पर कह देते हैं कि रीडायरेक्ट कर दे आप रीडायरेक्ट। और ये हमारे पास बेसिकली रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, ये हमारा रीडायरेक्ट करेगा हमारे इसी पेज के ऊपर। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं अब से रिफ्रेश। तो जैसे ही अब रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर अगर नोट करें तो हमारे यहाँ पर एरर जा चुका है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर एज यूजुअल ये CSRF का हमें मालूम था कि एरर थ्रो करेगा। सबसे पहले इसे करते हैं कॉपी और अपने इस फॉर्म के अंदर पेस्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली फॉर्म के अंदर CSRF टोकन इंक्लूड करना लाजमी होता है जिंगो के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर URL के ऊपर अगर नोट किया, मैंने यहाँ पर ये बात अभी नोट की है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिलीट स्लैश किया उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी आईडी क्या थी 3। अब जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया था तो मेरे पास यहाँ पर वो URL के अंदर लेकर गया 3। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक किया था तो मैंने अभी अपने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था CSRF टोकन के साथ। तो आइए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो हमारे पास यहाँ पर यह क्या कह रहा है, एम्प्लॉय मैचिंग क्यूरी डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बैठ जाता हूँ, अब अपने इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया था तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई थी। अब मैं वापस इसे डिलीट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई एरर आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ अहमद, मैं अहमद का रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ ahmad123@gmail.com। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अहमद का पासवर्ड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड इंटर कर दिया। मैं यहाँ पर सबसे पहले सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड सबमिट हो चुका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमद का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर सबमिट हुआ है। तो इसका पासवर्ड कुछ इस तरह का, इसकी ईमेल कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर इस डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। किस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है मैं आपको वापस समझाता चलूँ। जब मैं यहाँ पर URL के अंदर डिलीट के साथ i.id पास कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस व्यू के फंक्शन के पास ये आईडी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि in.id है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये वाला डिलीट के अंडरस्कोर रिकॉर्ड का फंक्शन ट्रिगर्ड आउट हो रहा है। इसके अंदर मैंने क्या कहा है कि आपने सबसे पहले employee.object.get, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड गेट करना है जिसके अंदर अगर प्राइमरी की जो है वो बराबर हो जाती है आईडी के। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ए के अंदर वो रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या सिंपल क्या a.delete, इसकी मदद से हमने उसे डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया /home, इसका मतलब है उसी पेज के ऊपर इसे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली डिलीट का फंक्शन वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट के 3 ऑपरेशन देख लिए, क्रिएट, रीड और डिलीट। अब हम देख लेते हैं अपडेट का ऑपरेशन।
तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारी update.html है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, बेसिकली एक फॉर्म पास करना होगा। उस फॉर्म को पास करने के साथ साथ हमारे उस फॉर्म के अंदर डेटा भी इंक्लूड होना चाहिए, और जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो उस केस में क्या हो कि हमारे पास जो भी हमारा फॉर्म का डेटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। जो भी हम चेंजेस करने के बाद डेटा उसके अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे वो हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा, तो आइए उससे देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा अपडेट का जो हमारे पास यहाँ पर जो भी आइकन है उसके ऊपर अगर क्लिक करें तो हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक हमारे पास कोई भी फंक्शन ट्रिगर्ड आउट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो व्यू के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर कह देते हैं अपडेट व्यू। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे अपडेट व्यू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐसे नेम दे देते हैं डेफ अपडेट अंडरस्कोर URL। तो हम यहाँ पर अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल पास कर देंगे रिक्वेस्ट, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इससे रिटर्न करवा देंगे। हम यहाँ पर कह देते हैं रिटर्न रेंडर। आपने यहाँ पर रेंडर क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले तो पास कर देना है रिक्वेस्ट को, और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जो हमारे पास App1 के अंदर जो update.html है आपने सिंपल उससे रेंडर कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर update.html रेंडर हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसका URL लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पाथ, और इसके अंदर हम बेसिकली पास करने वाले हैं एक ID। तो हम इसके अंदर सबसे पहले कहेंगे इंट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहेंगे ID, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कहेंगे कोमा व्यूज में से जो हमारे पास अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के नेम से मेथड है आपने वो इसे लिंक कर देना है, और इसका नेम इक्वल्स टू कर देते हैं हम यहाँ पर अपडेट। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा index.html है इसके अंदर जो href है इसके अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड करेंगे URL क्या हमारे पास यहाँ पर क्या नेम है अपडेट। तो हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है अपडेट, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे पास कर देंगे i.id। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक होगा, काम करता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ अपडेट आइकन, ताकि आपको मालूम हो कि हमारा अपडेट आइकन है, और नीचे वाला हमारा कौन सा है, और नीचे वाला हमारा है डिलीट आइकन। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ डिलीट आइकन। तो इस तरीके से मैं क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे पास यहाँ पर अपडेट वाला जो हमारा URL है उसके पास क्या आ जाएगा i.id। तो हमारे पास URL कौन सा है ये। इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के नेम से एक मेथड अटैच है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड के पास, और इसके पास हमारे पास यहाँ पर एक ID भी पास हो रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल पैरामीटर में ले लूँगा ID। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पर मैच क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जब इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो मेरे पास यहाँ पर इसकी ID क्या है 1। अब मुझे मैच करना है कि क्या मेरे डेटाबेस के अंदर जो कॉलम है 1 वो हमारे पास इससे मैच करना है इसे। उसके बाद क्या करना है कि उसका जो भी करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है वो मुझे अपने फॉर्म को देना है। ये किस तरीके से होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो क्यूरी रन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कह देता हूँ डेटा इक्वल्स टू, और इसके बाद मुझे मालूम है कि मेरे मॉडल का नेम है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो गेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ pk इक्वल्स टू बेसिकली प्राइमरी की इक्वल्स टू ID। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंगली जो भी डेटा होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर इसकी प्राइमरी की क्या है 1, उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे तमाम डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास ये डेटा मैं अपने इस फॉर्म को पास करूँगा। जो मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपडेट पेज के अंदर एक फॉर्म को इंक्लूड करूँगा, उसे मैं पास करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फॉर्म इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर लेता हूँ एम्प्लॉय फॉर्म, और इसके इंस्टेंस में क्या पास करूंगा, इंस्टेंस इक्वल्स टू जो मेरे पास यहाँ पर डेटा है मैं वो पास करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर्म के नेम से की ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू भी क्या है फॉर्म। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट ले लिया जिसके अंदर की भी फॉर्म है वैल्यू भी फॉर्म है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा अपने टेम्पलेट को। तो मैंने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है टेम्पलेट को, और उसके बाद मैं हट पर जाऊँगा update.html के अंदर। इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्म टैग इंक्लूड करूँगा, इसका मेथड होगा पोस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म को मैं यहाँ पर सिंपल जो हमारा फॉर्म आ रहा है मैं वो इंक्लूड करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ form.h_p। तो आइए सेव करते हैं।
सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं किया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस अपडेट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने इस अपडेट वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था वो भी डिस्प्ले हो रहा है विथ फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म के पास हमारे पास यहाँ पर तमाम कंप्लीट डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जिसका नेम हमजा है, उसका ईमेल क्या है abc@gmail.com। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि हमारे पास यहाँ पर जो पासवर्ड है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर forms.html है, इसके अंदर हमने यहाँ पर पासवर्ड के अंदर forms.password इनपुट रखा हुआ है। तो जेंगो एज अ सिक्योरिटी पर्पज हमें यहाँ पर ये पासवर्ड डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अंदर सेट कर देता हूँ return_value, अगर मैं यहाँ पर return_value ट्रू सेट करूँगा तो इस केस में मुझे मेरा पासवर्ड भी डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने इस पेज को करूँगा रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन डॉटेड फॉर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने पासवर्ड को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक अपडेट के नेम से एक बटन हो। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी रिकॉर्ड है ये मेरे डेटाबेस के अंदर अपडेट होकर सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने जो update.html है इसके अंदर सबसे पहले तो एक बटन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इनपुट, और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी हमारे पास सबमिट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप कर दिया इनपुट और टाइप होगी इसकी सबमिट, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, अपडेट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने अपने मेथड तो पहले ही बता दिया कि मेरा मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। अब मैं अपने जो views.py इसके अंदर इफ की कंडीशन अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर मेरे पास यहाँ पर हो जाता है पोस्ट, तो उस केस में आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो जो रिकॉर्ड है वो तमाम को सेव कर देना है। वो किस तरीके से सेव करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ बेसिकली। उसके बाद मेरा प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी आईडी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट, और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर इसे मैच भी करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर्म इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे पेस्ट करूँगा, और इसी के साथ साथ जो भी मेरा डेटा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट मेथड होता है आई थिंक हमारे पास। हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, सॉरी हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कि जो भी मेरा डेटा होगा वो फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये किस केस में होगा, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगा उस केस के अंदर। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में हमने क्या क्या है, सिंपल एक फॉर्म लिया है और उसके बाद हमने सिंपल वो वाला फॉर्म पास कर दिया है अपने इस डेटाबेस को। तो हम यहाँ पर सिंपल एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे यहाँ तक ही रखते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस फॉर्म को सेव करेंगे। इससे पहले हम चेक करते हैं कि इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड है तो उस केस में हम यहाँ पर अपने इस फॉर्म को सेव करेंगे। ऐसे हम इसे सेव नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे इफ फॉर्म अंडरस्कोर वैलिड, तो उस केस में आपने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म डॉट सेव। तो आपने सिंपल फॉर्म को सेव कर देना है। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर अपडेट का बटन भी इंक्लूड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस नेम को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ हमजा 123। अब मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या एरर डिस्प्ले हो रहा है कि आपने यहाँ पर भी CSRF टोकन इंक्लूड नहीं किया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले से कॉपी करता हूँ, मैं वापस यहाँ पर अपने इस update.html के अंदर CSRF टोकन भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब अपने इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड को कर लेता हूँ हमजा 123। तो अब मैं यहाँ पर इसे अपडेट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने होम पेज के ऊपर। मैं आ चुका हूँ अपने होम पेज के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरा नेम पहले हमजा था लेकिन अब हमजा 123 हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपनी ईमेल भी चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ पर ABC की जगह सिंपल टाइप करूँगा hamza123@gmail.com। उसके बाद मैं अभी से अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने अपडेट किया मैं जाऊँगा अपने होम पेज के ऊपर। तो जैसे होम पेज के ऊपर गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरी यहाँ पर ईमेल भी अपडेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब बेसिकली मैं यहाँ पर एक बटन इंक्लूड करूँगा जो कि क्या करेगा, मुझे होम पेज के ऊपर लेकर जाएगा। उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर जो अपडेट का बटन है इसे भी मैं थोड़ी स्टाइलिंग दे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्लास इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ BTN डैश प्राइमरी
और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पेज को करता हूँ रिफ्रेश। एक काम करता हूँ, यहाँ पर सक्सेस ही दे लेता हूँ, SUCCESS सक्सेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अभी से करता हूँ पेज को रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ग्रीन बटन इंक्लूड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक और बटन इंक्लूड करना है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू क्या सेट करूँगा, बैक टू होम। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी है बैक टू होम, और इसके मैं बाद यहाँ पर इसे क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू BTN। इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ BTN डैश प्राइमरी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्लास दे दी है BTN डैश प्राइमरी। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसके अंदर एक काम करता हूँ, इसके अंदर href भी सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंकर टैग लूँगा। एंकर टैग के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर href सेट करता हूँ। मैं href के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका URL सेट कर दूँगा। मैं यहाँ पर URL किसका करूँगा, होम के साथ इसे अटैच कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ होम, या होम पेज था आई थिंक हमारे पास। मैं इसका URL चेक कर लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पर था होम पेज। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसका होम URL रख दिया है होम पेज। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट क्या रखूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ बैक टू होम। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। स्टाइलिंग किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्लासेस अप्लाई करने वाला। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर क्लास कर देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू BTN डैश प्राइमरी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्लास भी अप्लाई कर लिया। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इस पेज को करूँगा रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर बैक टू होम का भी ऑप्शन आ रहा है, तो ये मुझे होम पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे अपडेट पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है हमजा 123। अब मैं यहाँ पर इस पासवर्ड को भी अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ हमजा 1234567 तो आइए अब इसे अपडेट करते हैं। तो जैसे अपडेट किया तो हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट हो चुका होगा। मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कलर के तमाम ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं वापस अपने इस कलर की टेस्टिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नया रिकॉर्ड इंटर करता हूँ अहमद, और इसके ईमेल होगी ahmed@gmail.com, और इसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड क्या होगा, अहमद 1234567। तो आइए सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट किया तो हमारे पास यहाँ पर अहमद का भी रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अहमद का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ, डिलीट करने से पहले मैं यहाँ पर इसका अपडेट का फंक्शन चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ अहमद खान। इसके बाद मैं यहाँ पर इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अपने होम पेज पर जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर अपडेट भी हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इसका रिकॉर्ड डिलीट भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर जो मेरा अपडेट पेज है इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेता हूँ। स्टाइलिंग तो मुझे क्या है अप्लाई करनी है, यहाँ पर सिंपल एक अलर्ट डिस्प्ले करवाना है जिसके अंदर सिंपल मैसेज डिस्प्ले होगा अपडेट रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने इस अपडेट पेज के अंदर आ चुका हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने index.html के अंदर जो मैंने अलर्ट वाला h1 टैग लिया था, सिंपल मैं उसे करूँगा कॉपी, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने उस पेज के अंदर इसे कर दूंगा पेस्ट। तो मैं सबसे पहले इसे कॉपी किया है और अपने इस पेज के अंदर इसे कर देता हूँ पेस्ट। अपडेट पेज की जगह मैं यहाँ पर सिंपल इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की जगह सिंपल टाइप कर देता हूँ अपडेट रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप किया है अपडेट रिकॉर्ड्स। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है अपडेट रिकॉर्ड। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर भी थोड़ा इसे बेहतर बना लेते हैं। बेहतर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे पैक कर देते हैं डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपल ले लेता हूँ डिव, और इसे क्लास दे देता हूँ कंटेनर। मैं यहाँ पर कह देता हूँ डिव डॉट कंटेनर, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे क्लास दे दी है कंटेनर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कट, और नीचे ऐसे कर देता हूँ पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा फॉर्म बेटर वैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्या चेंजेस करनी है, जो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा लार्ज करूँ, और जो मेरा अपडेट रिकॉर्ड है इसे थोड़ा स्मॉल करूँ। तो किस तरीके से करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर इन तमाम के अंदर यूज़ कर लेता हूँ H3 टैग, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसके अंदर भी H3 टैग इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा स्मॉल डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अब मैं जाऊँगा बैक टू होम, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी थोड़ा यही काम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो मैंने index.html के अंदर H1 लिया था, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H3, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ H3, और नीचे भी आई थिंक मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ली थी, मैं इसके अंदर भी H3 इंक्लूड कर लेता हूँ।
तो आई थिंक मैंने यहाँ पर टॉप के ऊपर ली थी हेडिंग, हाँ ये रही हमारे पास। यहाँ पर इसके अंदर भी H3 इंक्लूड करूँगा। और आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से करते हैं सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा बेटर वैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर ली है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में जेंगो का कंप्लीट करंट ऑपरेशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।